बेसिक टिश्यूज जो बॉडी में होंगे ना, जिनके ऊपर बेस पे सारी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स है ना वो सारे प्लेस्ड होते हैं। तो जो बेसिक चार टिश्यूज हैं जिनके ऊपर कोई एमसीक्यूज पे आ जाता है तो आप बता सकते हैं इसमें ये चार इंक्लूडेड हैं। डेट इज दी कनेक्टिव टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है। मोर और लेस हमने किसी ना किसी फॉर्म में आज ये सारा थोड़ा बहुत जो है ना कवर करना है। डिटेल में तो हम जाएं तो टिश्यू का ही इतना बड़े लंबे लेक्चर्स बन जाते हैं, तो हम वी डोंट वांट टू हैव लेंथी और बोरिंग लेक्चर्स। तो टिश्यू में हमें पता भी है कि एक जनरली हम इसे क्लासिफाई करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, ठीक है। और ये सारी जितनी बॉडी की पैकिंग है, ऑर्गन्स हैं, जितने इनकी वॉल्स हैं, ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू है, उनके एडिपोज टिश्यू का भी आप ध्यान में रखेंगे, दैट इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू इट इज व्हाइट और इट कैन बी ब्राउन। तो जो व्हाइट होता है ह्यूमंस में, एडल्ट्स में भी बहुत ज्यादा जगह सपोर्टिंग टिश्यू होता है, और जो ब्राउन है वो न्यूनेट्स में होता है, जो है, और जो हाइबरनेट कर रहे होते हैं एनिमल्स उनमें होता है। और दोनों में डिफरेंस भी जो है ना व्हाइट का, और एक यूनिलोकुलर होता है, व्हाइट इज unilocular and brown is multilocular. Then second tissue is the epithelial tissue, वो हम आगे जाके डिटेल में करेंगे कि epithelial tissue होता क्या है। It is an epithelial tissue basically Recording stopped. It's a sheet of aggregated cells, ठीक है, similar type of cells होते हैं on the basically, and they are tightly adherent to each other. Epithelium में ये होता है कि cells are tightly adherent to each other. There is minimum or no intercellular tissue present between the adjacent lining cells, ठीक है। तो उसकी क्लासिफिकेशन भी हम आगे जाके करेंगे। एपिथेलियम से ही जो है ना वो ग्लैंड्स ड्राइव होते हैं, ठीक है। और ग्लैंड्स को हम फिर देखेंगे कि दे कैन बी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे कैन बी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। Then third type of the tissue is the muscle tissue. वो भी हम थोड़ा सा आज उसको उसकी कंपैरिजन देखेंगे कि जो अभी यहाँ नजर आ रहा है आपको स्लाइड पे, दिस इज स्केलेटल मसल। तो थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल एंड दी स्मूथ मसल। तुम्हें पता होना चाहिए कि स्केलेटल मसल्स जो है ना वो वॉलंटरी होते हैं, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन होती है। वो कहाँ पे एक्सेप्शन होती है? स्केलेटल मसल जो इन वॉलंटरी हो जाएंगे बॉडी में, किस जगह पे होंगे? इसोफेगस, फेरिंग्स में कह सकते हैं, ठीक है, फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स में जो है ना वो, बाकी जगहों पे फेरिंग्स पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, बाकी तो लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में स्मूथ मसल आ जाता है ना, ठीक है। बाकी पूरे जेटी में तो स्मूथ मसल होता है। और हमें पता होना चाहिए कि स्केलेटल मसल्स तो जरा स्केलेटल टिश्यू के साथ एसोसिएटेड होंगे, और Recording in progress. और जो स्मूथ मसल है वो विस्ट्रा की वॉल में, कैपिलरीज में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो उनकी वॉल में होंगे। और जो कार्डिक मसल है बेसिकली वो इट लाइंस द हार्ट, ठीक है। हार्ट और उसके साथ जो एमर्जिंग लार्ज वेसल्स होती हैं उनकी वॉल में भी कार्डिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो तीनों में डिफरेंस लोकेशन का हो गया, तीनों में वॉलंटरी इनवॉलंटरी का हो गया। और उसके अलावा जो है डिफरेंस ये होता है कि हम आगे जाके जब स्केलेटल मसल करेंगे विल डिस्कस कि दोनों में एक्सियल में स्ट्राइएशन होती है, स्केलेटल कार्डिक में स्ट्राइएशन है, और स्मूथ इज नॉट स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएशन नहीं होती। स्ट्राइएशन रीजन क्या होती है कि एक्टिन मायोसिन फिलामेंट की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है दैट गिव्स अ स्ट्राइटेड अपीयरेंस टू द स्केलेटल मसल एंड द कार्डिक मसल। फिर विल डिस्कस, बिल्कुल थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेसिक टिश्यूज ऑफ द बॉडी। और नर्वस टिश्यू में क्या होता है, जो आपको नजर आ रहा है इसमें, मैं ट्राई करती हूँ कि अब कर्सर आपको नजर आ रहा है कि नहीं। तो उसमें कर्सर नहीं नजर आ रहा, मगर ये जो है स्टार शेप्ड है, जी कर्सर का थोड़ा सा पॉइंटर का स्टार शेप्ड है, दिस इज द न्यूरॉन, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का हर टिश्यू का अपना एक सेल होता है। टिश्यू में जो सेल्स होते हैं बेसिकली जो होते हैं, जी एस्केप करना पड़ेगा, एस्केप अच्छा छोटा करना पड़ेगा, चलिए ठीक है, छोटे पे प्रॉब्लम होती है ना, वही मैं बता जी। हम अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द टिश्यू हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी ना प्रीडोमिनेटली जो सेल होता है वो टिश्यू सेल जो होता है वो फाइब्रोब्लास्ट होता है। बॉडी में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल जो होगा दैट इज फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट ही कोलेजन फाइबर को ले डाउन करता है और ग्राउंड सब्सटेंस को ले डाउन करता है, और ये टिश्यू का अपना एक सेल होता है। फिर मसल में भी मसल का एक वो है दैट्स आल्सो सेल, ठीक है। और फिर नर्वस टिश्यू में जो इसका सेल है दैट इज दी न्यूरॉन, ठीक है ना।
तो न्यूरॉन की टाइप्स आपको पता है कितने टाइप्स की होती हैं न्यूरॉन्स की टाइप? आपसे पूछ रही हूँ, पार्टिसिपेंट्स अब माशाल्लाह 59 हो गए हैं। न्यूरॉन्स कितने, न्यूरॉन जो है वो बेसिकली जो इसकी वायबिलिटी होती है ना वो न्यूरॉन की वजह से होती है, नर्वस टिश्यू की। और नर्वस में हाँ जी देखिए अभी ये जो नजर आ रहा है आपको इसमें, क्योंकि जब मैं कर्सर यूज करती हूँ ना तो फिर वो स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो जाती है। तो जो ये आपको नजर आ रहा है इसके अंदर ये जो स्टार शेप्ड है, ये बेसिकली ये मल्टीपोलर है, इसके बहुत सारे जो है ना वो डेंड्राइट्स हैं। हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं कि नंबर ऑफ डेंड्राइट्स पे। एक्सॉन हमेशा हर न्यूरॉन का एक ही होता है। पोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। जी बिल्कुल, मल्टीपोलर मोस्टली मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। और जो हमें बताना चाहिए एग्जांपल, और जो बाइपोलर होंगे वो हमारे स्पेशल सेंसेस वाले होते हैं, ईयर में हो गए, आई में हो गए, रेटिना में हो गए, ठीक है ना। तो बाइपोलर जो वो वाले वो है स्पेशल सेंसेस के साथ होते हैं। तो जो यूनिपोलर है वो कहते हैं लॉजिकली डेवलपमेंटली बॉडी में होते हैं, बाद में शायद हम कहते हैं सूडो यूनिपोलर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन होता है, जो डोर्सल रूट का जो गैंग्लियन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद द मेन टॉपिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो वो हमने जो पीछे डिस्कस किया वो भी हमें हमारे बहुत छोटे छोटे से एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं कि इसमें टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कौन से हैं। सपोजिटली हम पीछे ये डिस्कस कर रहे थे नर्वस टिश्यू का। दिस इज द न्यूरॉन सेल बॉडी, जिसको हम न्यूरोमा कहते हैं। ये वाला जो ये दिस इज द इसकी जो होती है न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसमें ना राइबोसोम पड़े होते हैं, इनको हम नेसल्स बॉडी कहते हैं यहाँ पे जो होती है। और दीज आर ऑल डेंड्राइट्स एंड देयर इज वन एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन कभी ब्रांच नहीं करता। जो एक्सॉन जो है बिल्कुल टर्मिनल एंड पे जाके ना अपनी कोलेटरल्स दे सकता है, मगर ब्रांचिंग पैटर्न नहीं होता एक्सॉन को। और जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है इसको हम एक्सॉन हेलॉक कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हो गए, बाइपोलर न्यूरॉन्स हो गए और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है। मेन टाइप्स के ये वाले न्यूरॉन्स होते हैं। और जो सूडो यूनिपोलर है उसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो दैट इज द डोर्सल रूट सेंसरी गैंग्लियन, ठीक है। और जो मल्टीपोलर है इसमें सारे मोटर हैं। और न्यूरोग्लायल सेल्स वो होते हैं जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जो काम हम कहते हैं बॉडी में जो टिश्यू कर रहा होता है वो नर्वस टिश्यू में न्यूरोग्लायल टिश्यू कर रहे थे। उसके नाम बताएं क्या क्या होंगे न्यूरोग्लायल टिश्यू के? माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लाया का एक्स्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लाया का काम तो ये होगा कि मैक्रोफेजेस कितना काम करेगा ना, तो वो सपोर्टिंग टिश्यू तो नहीं होगा ना। एस्ट्रोसाइट्स हो गए, न्यूरोग्लायल टिश्यू जो होता है एस्ट्रोसाइट्स आ जाएंगे उसके अंदर। और क्या आएगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का एक और फंक्शन भी होता है, वो क्या होता है? माइलिनेशन। माइलिनेशन करते हैं वो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिनेशन होती है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट से होती है। और जो पेरिफेरल में होती है वो कौन से सेल्स होते हैं? शॉन सेल्स होते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होगा शॉन सेल में और ओलिगोडेंड्रोसाइट में? ये जो एक्सॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं जब वो एग्जिट कर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तो वो नर्व बन जाती है, ठीक है ना। जब वो क्रेनियम के पास होगा तो वो उसको हम क्रेनियल नर्व कहेंगे, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स बेसिकली क्या होती हैं? ये एक्सॉन्स होती हैं। तो एक्सॉन्स की जो माइलिनेशन होती है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द शॉन सेल्स। और जो विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और शॉन सेल में फर्क ये होता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मल्टीपल शॉन सेल्स माइलिनेशन करते हैं, ठीक है। मगर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एक टाइम पे ना 60 के करीब एक्सॉन्स को माइलिनेशन दे सकता है, ठीक है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस होता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो माइलिनेशन करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और शॉन सेल्स जो होते हैं वो माइलिनेशन करते हैं इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ वी कम टू दी एपिथेलियल टिश्यू। हमने
थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पहले डिस्कस की थी कि इट्स अ शीट ऑफ aggregated cells of similar type. ठीक है, they are strongly adherent to each other. ठीक है, and they constitute the external internal surface of the body. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि मैकेनिकल फंक्शन इसका ये कि मेंटेनिंग द फॉर्म ऑफ द बॉडी, ऑर्गन, टिश्यू. इसमें सेल भी हैं और एक्सटर्नल मैट्रिक्स भी होता है. इसमें देखिए सेल्स भी हैं और एक्सटर्नल मैट्रिक्स भी होगा इसके अंदर. सेल्स कौन से थे? फाइब्रोब्लास्ट थे. इसके बहुत सारे सेल्स हैं. ठीक है, इसमें सेल्स में हम कहते हैं कुछ फिक्स सेल्स होते हैं, कुछ वैंडरिंग सेल्स होते हैं. ठीक है ना, कुछ फिक्स सेल्स है. इसमें हमने फाइब्रोब्लास्ट बता दिया. ठीक है, वो एक फिक्स सेल होता है. फाइब्रोब्लास्ट तो जो होगा एक्टिव सेल होगा, और फाइब्रोसाइट जो होगा वो इनएक्टिव सेल होगा. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो जो वैंडरिंग सेल्स में ब्लड सेल्स सारे इसमें आते हैं, सारे के सारे. मैक्रोफेजेस आ जाते हैं. ठीक है, मोनोसाइट्स आ जाते हैं. they circulate in the body and they are part of the cells of the connective tissue. ठीक है, और एक्सटर्नल मैट्रिक्स में क्या आएगा? कोलेजन फाइबर्स आ जाएंगे, इलास्टिक फाइबर्स आ जाएंगे, और उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस आ जाएगा. इसमें प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस आ जाती हैं. देन वी हैव गॉट द मसल टिश्यू, जो हमने डिस्कस किया कि हेमोलॉजिकली एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से आते हैं और थ्री में डिवाइड होते हैं कैटेगरी में: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल. ये हम अभी आज डिस्कस भी करेंगे, तो उसमें डिटेल में करेंगे फिर. ठीक है, नर्वस का हमने बताया कि इसको हम एनाटॉमिकली डिवाइड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल में क्या आता है? नर्व फाइबर्स, नर्व सेल्स एंड द गैंग्लिया. ठीक है, गैंग्लियास क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो हमारे पास गैंग्लियन कौन कौन से होते हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियन होते हैं सेंसरी नर्व के पाथवे पे, जहाँ पे हमारे पास टिपिकल स्पाइनल नर्व बनती है, वहां पे उसके रास्ते में आता है पोस्टीरियरली. और जो एक सिम्पैथेटिक गैंग्लिया होगा और एक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होगा. ठीक है, तो जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है वो तो थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा. सिम्पैथेटिक गैंग्लिया कहाँ पर होंगे? सिम्पैथेटिक आउटफ्लो पैरावर्टिब्रल चेन. पैरावर्टिब्रल चेन. सिम्पैथेटिक आउटफ्लो कहाँ से आता है? थ्रैकोलम्बर आउटफ्लो होता है सिम्पैथेटिक जो होता है. थ्रैकोलम्बर यानी कि सारे थॉरैक्स और अपर टू लंबर से. ठीक है, ऑल थोरेसिक से और अपर टू लंबर से. ठीक, और जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है वो कहाँ से आएगा? क्रेनियोसेक्रल. क्रेनियोसेक्रल. गुड. क्रेनियोसेक्रल में क्रेनियल नर्व के साथ होगा. ठीक है, और सेक्रम में जो है ना वो जो सेक्रल वर्टिब्रा है वहां पे इसकी गैंग्लियास प्रेजेंट. तो हम कहते हैं कि सिम्पैथेटिक आउटफ्लो जो है वो थ्रैकोलम्बर है. ठीक है, और मगर देखिए पूरी बॉडी को सिम्पैथेटिक जा रहा होता है, मगर उसकी फिर नर्व्स बहुत लंबी हो जाती हैं, तो वो फिर जाके वो जो है ना वो एक्सटेंड करती हैं, ब्रेन में भी जाएंगी और लोअर लिम्ब तक जा रही होती हैं. तो सिम्पैथेटिक जो है ना सप्लाई जाती है कहाँ, कैसे पहुंचेगी? पेरिफेरी तक. कैसे पहुंचेगी? गैंग्लिया. गैंग्लिया तो वही रह गए. आर्टरीज के साथ. ठीक है, आर्टरी से चिपक के ना उसके साथ एक जाल से बन जाता है, उसके साथ वो पहुंचेंगे, आंख तक पहुंच जाएंगे, आगे फुट तक पहुंच जाएंगे, मगर वो जो जो ब्लड वेसल जा रही है साथ साथ वो ट्रैवल करेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी जी मैम डॉर्सल रूट गैंग्लियन के एक दफा दोबारा बताइएगा. जी. देखिए टिपिकल स्पाइनल नर्व जो होती है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मोटर पार्ट होता है, एक सेंसरी पार्ट होता है. ऐसे ही है ना? जी मैम. मोटर पार्ट जो होता है बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो इंटीरियर पोर्शन है जो कि सेंट्रल कैनाल से आगे आगे होता है, वो पोर्शन जो है वो मोटर होता है. ऐसा ही है, आपको याद है मोटर होता है. तो मोटर में मैंने अभी आपसे क्या बताया था कि ये देखें, ये जो तस्वीर थी ये वाली, इसमें हम देखें कि ये जो है ये इस तरह के मल्टीपोलर न्यूरॉन्स वहां पड़े होंगे मोटर उसमें इंटीरियर हॉर्न में स्पाइनल कॉर्ड के. ठीक है, जो कि मोटर होता है. तो इसका जो एक्सॉन होगा जब एग्जिट करेगा तो वो मोटर एक्सॉन होगा. ठीक है, और पोस्टीरियर हॉर्न में क्या पड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड के? वो सेंसरी न्यूरॉन्स पड़े होते हैं.
वो भी मल्टीपोलर ही होते हैं। इन दोनों के आपस में कनेक्शन भी होते हैं, इनको हम इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं, वो कनेक्ट करते हैं एक मोटर को सेंसरी के साथ। तो अब देखें मोटर क्या होगा, इंफॉर्मेशन आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे आएगी, ठीक है। आपने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स पढ़े हैं ना, साथ सुने हुए हैं। तो वो क्या होते हैं बेसिकली, जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स पड़े होते हैं ना, उनके ये एक्सॉन जो है डिसेंड करते हैं थ्रू ब्रेन स्टेम और फिर स्पाइनल कॉर्ड में आके इन वाले जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स पड़े होंगे, इनके अंदर जो आके वो जो कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे आके वो साइनैप्स करेंगे, ठीक है, इनके डेंड्राइट्स के साथ। साइनैप्स कैसे बनता है, एक एक्सॉन का डेंड्राइट से बनता है। तो यहाँ पे साइनैप्स करेंगे और यहाँ का जो एक्सॉन होगा जब वो एग्जिट करेगा बाहर, तो डेफिनेटली वो एक मोटर एक्सॉन होगा, ठीक है। अब उस टिपिकल स्पाइनल नर्व जो होती है, जो 31 स्पाइनल नर्व्स हैं, वो मिक्स्ड नर्व्स होती है, प्योरली मोटर या प्योर सेंसरी नहीं होती है। तो सेंसरी कंपोनेंट जो होता है बेसिकली वो वापस आ रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। सेंसेशंस तो हमें महसूस होती है ना, गरम ठंडा, कोई चीज पिन एंड प्रिक, या फिर प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेशंस हैं, ठीक है, जॉइंट स्पेस की वाइब्रेशन की सेंसेशंस हैं, आपने पढ़ी होंगी। वो सारी सेंसेशंस हम फील करते हैं थ्रू डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड दे गो टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा ही होता है? Yes. Yes, ma'am. तो अब जब ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन की ऐसी अपीयरेंस होती है कि इसकी जो सेल बॉडी होती है, हमने कह दिया न्यूरॉन की डेफिनेशन क्या बताई कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, ये वाली कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज आउटसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं है, उसके बिल्कुल बाहर पड़े होते हैं। थोड़े से न्यूरॉन सेल बॉडीज होंगी जो कलेक्ट होके पड़ी होंगी, तो वो जब पोस्टीरियर हॉर्न के पीछे पड़ी होंगी, तो वो मगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं है, वो बाहर है, ठीक है। मगर अब क्योंकि हमने कहा था कि ये तो जो मोटर सेंसरी था ये मल्टीपोलर था, मगर जो हमारे पास सेंसरी वाला होता है वो सूडो यूनिपोलर होता है। यही बोला था ना, डॉर्सल रूट में जो सेल्स पड़े होते हैं, न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, वो सूडो यूनिपोलर होते हैं। सूडो यूनिपोलर से क्या मतलब होता है कि जो उनकी सेल बॉडी होती है ना, उस सेल बॉडी से सिर्फ एक सेल एक प्रोसेस अराइज करता है, सिर्फ एक साइड से, ठीक है। और जैसे वो अराइज करता है वो बाइफरकेट कर जाता है टी की तरह। जो बाइफरकेट करता है तो एक उसका पेरिफेरल प्रोसेस हो जाता है, एक उसका सेंट्रल प्रोसेस होता है। सेंट्रल प्रोसेस जो है वो डॉर्सल रूट डॉर्सल हॉर्न में चला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड के, और जो पेरिफेरल होता है वो आपके रिसेप्टर की तरफ जा रहा होता है। अब समझ आ गया इसका कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. Thank you. ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, फिर हम मेन जो उसको भी कवर कर लें। नर्वस भी हमने बात कर ली कि नर्वस में नर्व फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स में सारी करेंट नर्व्स भी आ जाएंगी और 31 पेज ऑफ स्पाइनल नर्व्स भी आ जाएंगे, और नर्व सेल बॉडी जब आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है वो गैंग्लिया है। इसी तरह से जो अपने डॉर्सल रूट गैंग्लिया की बात की, यहाँ पे सिम्पैथेटिक भी है और पैरासिम्पैथेटिक भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने कल पूछे थे कि टाइप 1 कोलेजन फाइबर कहाँ पे होगा, ये आपको बुक्स में भी अवेलेबल होंगे कि डर्मिस ऑफ स्किन में, टेंडन में, बोन में, हमने बोन में कल पढ़ा था, ठीक है। और टाइप 2 कार्टिलेज में है, टाइप 3 को रेटिकुलर फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। 4 जो है बेसल लेमिना में होता है, और बाकी जो है ना फीटल मेम्ब्रेन्स में। इसके नंबर ऑफ बहुत सारे हैं इसके टाइप्स। एपिथेलियम की डेफिनेशन है कि एपिथेलियम इज एन एवास्कुलर टिश्यू, ठीक है। इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, डिफ्यूजन से इसकी जो है वो सारी इसकी वायबिलिटी होती है, जो इसके साथ अंडरलाइंग टिश्यू होते हैं वो उसको डिफ्यूजन से न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं, ठीक है। मगर ये इसकी नर्व सप्लाई होती है, एक्सटेंसिव नर्व सप्लाई होती है, इसकी नर्व्स इसको करी होती है, हर तरह के जो रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। शीर बॉडी सरफेस को, इंटरनल क्लोज कैविटीज को, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम को, उसके मतलब वेस्कुलर सिस्टम से मतलब है कि जो जितनी हमारे पास कैपिलरीज हैं, जितनी हमारे पास आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उन सबको ये लाइन कर रहे हो। तो जो जहाँ जब ये लाइन करते हैं तो उसको हम उसको डिफरेंट नेम देते हैं, जीआईटी को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, यूरिनरी ट्रैक्ट को, सारे ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर ऑल लाइन्ड बाय द एपिथेलियम। माय स्किन जो है इट इज आल्सो कवर्ड बाय एपिथेलियम, इसकी जो आउटरमोस्ट लेयर होती है इट इज एपिथेलियम, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे कि क्लासिफाई कैसे करेंगे आप एपिथेलियम को, कि वो हम इसको क्लासिफाई करते हैं अंडर 2 मेन हेडिंग्स जो आपने पढ़ी भी होंगी, दिस इज द कवरिंग एपिथेलियम एंड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम,
ठीक है। कवरिंग एपिथेलियम क्या होती है? जो कवर कर रही होती है हर जगह पे, चाहे वो इंटरनली कवर कर रही है, चाहे वो एक्सटर्नली कवर कर रही है, ठीक है। तो एक्सटर्नली भी तो हमें पता है कि एक्सटर्नल में जो है दिस इज स्किन, स्किन इज गॉट स्पेशल लेयर व्हिच इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस रेटिनाइज एपिथेलियम, दैट इज आल्सो द कवरिंग एपिथेलियम। बाकी जितनी ओरल कैविटी से आप स्टार्ट करें, इवन जो लिप है उसके ऊपर भी एपिथेलियम है, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, एनल कैनाल, genitourinary tract is all lined by the epithelium internally. Vesical system is also internally lined by the epithelium. तो ये covering epithelium में आ जाएगा। तो covering epithelium जब dip down करता है towards the underlying tissue, तो it forms a glandular epithelium. As such, covering epithelium के अंदर भी cells कुछ हैं, they have got a glandular function. तो वो as a gland जो है ना वो behave कर रहे होते हैं। Individually एक unicellular जो cell होता है part of the covering epithelium, इसमें से हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स हैं या फिर कोई ग्लैंडुलर सेल्स हैं, तो वो दे बिहेव लाइक ग्लैंड, मगर हम उन्हें यूनिसेलुलर सेल्स ग्लैंड्स कह रहे होते हैं। अब हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? अब हमने कह दिया कि जो एपिथेलियम है वो लेयर्ड होगी स्ट्रक्चर, और लेयर्ड स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रांगली एडहेरेंट टू ईच अदर होगा, और वो इट्स ऑलवेज रेस्टिंग ओवर द बेसल लेमिना, ठीक है। एपिथेलियम जो है ना पूरी बॉडी में इट्स ऑलवेज रेस्टिंग ओवर द बेसल लेमिना। देयर इज वन एक्सेप्शन, वो कहां पे होता है? जहां बेसल लेमिना नहीं होता। कोई रिकॉल करके बताएगा? बेसल लेमिना जो सपोजिंग हम कहते हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये बेस होता है, एक बिल्डिंग बेस के ऊपर खड़ी होती है ना, तो एपिथेलियम भी बेस के ऊपर पड़ी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको सपोर्ट करती है, वहां पे जंक्शंस भी होते हैं, उसको एडहेरेंट भी करके रखा होता है। तो हम एपिथेलियम को कैसे क्लासिफाई करेंगे? हम एपिथेलियम को क्लासिफाई करेंगे ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं? सब आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने कह दिया कि एपिथेलियम है वो रेस्ट कर रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, तो अब नंबर ऑफ लेयर्स एपिथेलियम की है ना, उस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? अगर एक लेयर होगी तो उसको हम सिंपल एपिथेलियम कहेंगे, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अगर होगी रेस्टिंग ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उसको हम सिंपल एपिथेलियम कहेंगे, ठीक है। जब नंबर ऑफ लेयर 2 हो जाएगी, एक नहीं रहेगी, चाहे 2 ही रहे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी हो जाए, मगर 1 से 2 होने के बाद उसको हम स्ट्रेटिफाइड कहना शुरू करें, ठीक है। तो हमने कहा कि 1 लेयर है तो दिस इज सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। 2 और मोर लेयर्स है तो वी कॉल्ड इट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। और एक सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है कि वो सिंपल की क्लासिफिकेशन में ही आता है, ठीक है। अब हमें ये याद रखना है, हम थोड़ा सा इसको देख लिया, इतना आपको डीप डेप्थ में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें याद रखना है कि इनकी लोकेशंस क्या क्या हैं, क्योंकि आपको जो एमसीक्यू ज्यादातर आते हैं, मगर बेसिकली आपको नॉलेज बेस करना है कि आपका ये क्या पता हो कि 1 लेयर और 2 मोर लेयर्स में क्या फर्क होता है। 1 लेयर जो है वो सिंपल है और 2 मोर लेयर्स जो है वो स्ट्रेटिफाइड होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सिंपल जहां जहां पे होगा वहां डिफ्यूजन होगी, क्योंकि सिंगल लेयर है, ऑक्सीजन ने गुजरना होगा तो आराम से गुजर जाएगी, अगर फ्लूइड ने पास करना होगा तो वो आराम से, जैसे कैपिलरीज हो गई, ठीक है। फिर आप एल्वुलाई को ज़हन में रखें कि वहां पे भी मेसेंट्रीज में देख लें, जहां पे सिर्फ फ्लूइड की पैसेज है या कार्बन डाइऑक्साइड ने आगे गुजरना है, तो वहां पे सिर्फ सिंपल 1 लेयर होगा, ये प्रोटेक्शन नहीं देगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ लेयर ज्यादा होंगी तो प्रोटेक्शन होगी। तो हमें 3 एपिथेलियम याद रखने हैं स्ट्रेटिफाइड में, एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस रेटिनाइज एपिथेलियम जो हम लोग स्किन पे कह रहे हैं, ठीक है। और जो वेट कैविटीज होती हैं, जैसे ओरल कैविटी है, फिर एसोफेगस है, और एनल कैनाल और वजाइना है, इस पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन रेटिनाइज होता है, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस रेटिनाइज और नॉन रेटिनाइज हमें याद हो गया। और एक थर्ड टाइप होती है दैट इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब जो ट्रांजिशन एपिथेलियम है, ये इसको हम यूरोथेलियम भी कहते हैं, ये ब्लैडर में होता है, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर ज्यादा है तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड जो होता है उसमें मोस्टली जो है ना, दिस इज द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ठीक है। अब देखें टाइप ऑफ एपिथेलियम की मैंने तस्वीरें यहाँ डाली हुई है कि सिंपल स्क्वैमस कैसा है, सिंपल कोबाइडल कैसा है, सिंपल। अब आपको नजर आ रहा है कि जो सिंगल लेयर है सेल्स की,
मगर हम उसको नाम दे रहे हैं सिंपल स्क्वैमस पे बिकॉज की शेप स्क्वैमस शेप की है, ये सिंगल लेयर है मगर कोबाइडल शेप की है, ये इसकी लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम है, तो इसको हम कलमनर कह रहे होते हैं। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस को हमने नाम कैसे दिया, जो टॉप मोस्ट लेयर की शेप होती है सेल की उस पर हम उसका नाम रख देते हैं। बाकी तो बिल्कुल पॉलीगोनल भी हैं, कोबाइडल भी हैं, कुछ कलमनर भी हैं, मगर जो टॉप मोस्ट लेयर में था वो स्क्वैमस था, तो हमने कहा है ये स्ट्रेटिफाइड, नंबर ऑफ लेयर ज्यादा है मगर टॉप मोस्ट लेयर जो है ना वो स्क्वैमस है, तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहेंगे। इसमें जो टॉप मोस्ट लेयर है वो दिस इज कोबाइडल, सो वी कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड कोबाइडल। अब ये सूडो स्ट्रेटिफाइड जो है ना मैं आपको एक और डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी सूडो स्ट्रेटिफाइड हम कैसे कहेंगे। अब एंडोथेलियम जो है, जैसे सिंपल एग्जांपल याद रखें, ब्लड वेसल्स की जो इंटरनल लाइनिंग होती है दिस इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। Then mesenteries में भी is the mesothelium, you can appreciate this simple squamous epithelium, single lining squamous cells होते हैं शेप के, ठीक है। फिर respiratory passages में जो lung alveoli है, they are lined by the two type of the cells basically, ठीक है। lung alveoli में दो तरह के cells होते हैं, एक simple squamous होता है, एक simple coboidal भी होता है, ठीक है। simple squamous cell कौन सा होता है, कुछ बताएंगे आप? गैसेस एक्सचेंज होती है टाइप 1 होता है, ठीक है। और जो सिंपल कोबाइडल जो इनकी कोनों पे पड़े होते हैं ना, कोनों पे कहते हैं एल्वोलाई के कोनों में पड़े होते हैं, सिंपल कोबाइडल होते हैं, वो जो कोनों में पड़े होते हैं वो टाइप 2 एल्वोलर सेल्स होते हैं, वो सर्फेक्टेंट रिलीज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उनका फंक्शन ये होता है। तो मोस्टली जो हम कहते हैं ब्लड एयर बैरियर बनता है ना यहाँ पे, ये जो आपको इंटरस्टिशियल टिश्यू नजर आ रहा है इसके अंदर जो है ना कैपिलरी पड़ी होगी, कैपिलरी जो होती है उसकी जो बेस कैपिलरी की एंडोथेलियम, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस सेल, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये चीजें मिलके जो है ना ये वॉल बनाती हैं, इसको हम ब्लड एयर बैरियर कहते हैं। फिर बोमस कैप्सूल होता है जो किडनी के ग्लोमेरुलस के अंदर, ये आउट आपको पता होगा कि इसकी एक विसरल लेयर होती है, एक पैरेटल लेयर होती है। मैं साथ साथ हर चीज को थोड़ा थोड़ा टच कर रही हूँ ताकि आपको एक रिफ्रेश हो जाए जो 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 हम ऑर्गन पढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि जो बोमस कैप्सूल है इट लाइंस द ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी, ठीक है ना। कुछ रिकॉल हो रहा है इसमें, ये जो एपिथेलियम होता है ये वाला जो बोमस कैप्सूल जिसे वो कह रहा है, इसकी ना एक ये बाहर की लेयर है, पैरेटल लेयर है, और फिर ये कैपिलरीज के ऊपर आ गया इस तरह करके, तो ये इसकी विसरल लेयर होती है। तो विसरल लेयर की शक्ल बहुत डिफरेंट होती है, ये डिफरेंट टाइप का एपिथेलियम है, इसके जो सेल्स होते हैं इनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। और जो पैरेटल लेयर और विसरल लेयर है इसके दरमियान में यहाँ पे यूरिनरी स्पेस बन जाती है, और ये जो आपको टफ टफ कैपिलरीज हैं ये आफ्रेंट और इफरेंट्स हैं, ठीक है ना। आफ्रेंट्स आ रहे हैं और इफरेंट्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और उसके बाद ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जब ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे ये टॉल ये हो गया, टॉल हो गया, अभी सिंपल कोबाइडल बन जाता है। जब जब फंक्शन ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जहाँ पे हम कहते हैं इंटेस्टाइन में, तो आप याद रखें कि वहां पे अब्जॉर्प्शन होनी है, एक्सक्रीशन होनी है, तो सेल बड़ा हो जाएगा, ज्यादा ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे। जहाँ पे उसने सिर्फ डिफ्यूजन करनी है वो छोटा हो जाएगा, ऑर्गेनेल्स कम हो जाएंगे। तो जो जब भी ग्लैंड कोई एक्टिव होगा तो उसका सेल जो है वो टॉल होगा, जब वो क्विसेंट स्टेज पे होगा, क्वाइटली पड़ा होगा, और तो वो उसके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगा। सिंपल कोबाइडल के मैंने एग्जांपल्स डाले हैं कि हमें बस वही याद रखने हैं। ये सिंपल कोबाइडल याद रखिएगा, स्क्वैमस हमें याद रहेगा कि अगर जो है लंग एल्वेलाई में हो गया, एंडोथेलियम में हो गया, और इसी तरह से जो भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स हो गई, बोमस कैप्सूल हो गया, उसकी जो पैरेटल लेयर है, दिस आर ऑल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कोबाइडल एपिथेलियम जो है ना वो डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाता है मोस्टली, और ओवरी में, किडनी ट्यूब्यूल में भी हमने देखा था, किडनी ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, दे आर ऑल सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। देन सिंपल कलमनर एपिथेलियम याद रखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक में भी होता है, और उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में, एक्सेप्ट द लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, वहां पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है। अब जो सूडो स्ट्रेटिफाइड जो ट्रेकिया में है, ब्रोंकियल ट्री में है, ब्रोंकियल ट्री में अपर पोर्शन ऑफ द ब्रोंकियल ट्री में प्रेजेंट होगा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम,
उसके बाद ये मेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है सूडो सर्टिफाइड एपिथेलियम, एपिडिडमिस में, फिर उसके अलावा जो है एपिडिडमिस के बाद जो है ना किस में होगा, टेस्टिस में भी सूडो सर्टिफाइड होगा, और उसके बाद डक्टस डेफरेंस में, ठीक है, डक्टस डेफरेंस में भी जो है ना वो सूडो सर्टिफाइड होगा। अभी देखिए सूडो सर्टिफाइड को हम सूडो सर्टिफाइड क्यों कहते हैं, ये बेसिकली सिंपल होता है। सिंपल को हमने शुरू में क्लासिफाई किया था कि जो सारे सेल जो है ना वो एक ही लेयर के सेल है, वन लेयर है, दे आर ऑल रेस्टिंग ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यू कैन सी ओवर हियर, दे आर ऑल रेस्टिंग ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसमें ये क्या होता है कि सेल की ना शेप डिफरेंट होती है। अच्छा, आप पहला सेल देखें तो ये टॉल कॉलमनर है, छोटा जो है ना ये ट्रायंगल शेप का है, तो मगर सारे सेल जो है ना दे ऑल रेस्ट ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बट नॉट ऑल द सेल्स आर रीचिंग ओवर द एपिकल साइड, ठीक है। तो ये इस वजह से हमें लग रहा है कि न्यूक्लियर जो है ना, हम देख रहे हैं कुछ यहाँ पड़े कुछ यहाँ पड़े, हमें एक फॉल्स अपीयरेंस आ रही है कि नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा है, मगर नंबर ऑफ लेयर्स नहीं ज्यादा, क्योंकि हमें शुरू में हमने क्लासिफाई किया कि नंबर ऑफ लेयर्स जब एक होती है, जो सारे सेल्स रेस्ट कर रहे होते हैं बेस मेम्ब्रेन पे एक पर, तो फिर वो हम उसको सिंपल कहेंगे। तो ये सिंपल की एक फर्दर क्लासिफिकेशन है। और सूडो सर्टिफाइड के साथ Recording in progress. टेस्टिकुलर फ्लूइड, ठीक है। और एपिकल डोमेन में बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम्स में आते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, और उसके अलावा जो है ना हमारे पास आयन चैनल्स भी ना एपिकल साइट पे आ जाते हैं, ठीक है। माइक्रोविलाई का इसकी जो है शॉर्ट, दे इरेगुलर, दे ब्लैक ब्लैक प्रोजेक्शंस होती हैं। बेसिकली मैंने एक डायग्राम डाली थी, वो दिखाती हूँ। ये देखिए, इससे आपको याद रहेगा कि अब देखें कि ये असल में ये एपिथेलियल सेल है, सिंपल कलमनर सेल है, ठीक है। तो सिंपल कलमनर सेल का ये साइटोप्लाज्म है सारा का सारा। अब ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ होके वापस सेल जो है ना वो ऐसे यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये जो सरफेस प्रोजेक्शन हो रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था सेल के अंदर वही इसमें प्रोजेक्ट करेगा, वही इसके अंदर प्रोजेक्ट कर रहा होता है, यानी कंटिन्यूटी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसमें मोस्टली जो है ना, अब जाहिर है इसको एक वो जिसका हम कहते हैं बिल्डिंग की एक हम बनाते हैं, वो जो होती है बेस बनता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें सारे पहले सारे सरिये लगे होते हैं सारे, तो वो उसको प्लेस करते हैं अपनी जगह पे, उसका एक मतलब एक वो वेब सा बनता है ताकि वो ढांचा सा कि वो मजबूत रहे, ठीक है ना। तो वो बेसिकली इसको इसकी जो स्टैंडिंग होती है, इसकी जो पोजिशनिंग होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फिलामेंट्स, ठीक है। इसके अंदर फिलामेंट्स होती हैं, और फिलामेंट्स कौन सी हैं, वो एक्टिन फिलामेंट्स हैं। ये देखिए ये कलमनर सेल है, ठीक है, और उसके ऊपर ये सरफेस प्रोजेक्शंस हैं जो माइक्रोविला हैं, ठीक है ना। और माइक्रोविला के अंदर जो फिलामेंट्स हैं दे आर नोन एज द मोस्टली दे आर द एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स डेफिनेटली सरफेस पे भी इनका कनेक्शन होगा, जुड़ी होंगी, साइड पे भी जुड़ी होंगी, और यहाँ पे नीचे जो है ना ये जहाँ पे इनका बेस बनता है, यहाँ पे भी ये एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेब, दिस इज नोन एज द टर्मिनल वेब, जहाँ पे इसका बेस आके ना वो बेसिकली प्लेस्ड होगा, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहा होगा इसको, ठीक है। ये समझ आ गया? यस मैम। अब सीरोसीलिया क्या होते हैं, ये इमोटाइल माइक्रोविलाई होते हैं, ये मोटाइल नहीं होते, दे आर इमोटाइल माइक्रोविलाई, दे नॉट सिलिया, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, लिमिटेड एपिडिडमिस में होंगे, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डक्टस डेफरेंस में होंगे, ठीक है, और इसके अलावा इनर ईयर में भी होते हैं। अब ये डिफरेंस देखिए यहाँ पे, माइक्रोविलाई कितने छोटा है और ब्लैक ब्लैक इसके पेरेंट्स है, मगर सर्फेस प्रोजेक्शंस हैं। इसके अलावा सीरियोसिलिया जो है वो टॉल है, फ्यू ही नंबर होता है, मोस्टली हमें इसकी साइज देखनी है। माइक्रोविलाई पे याद रखना है, माइक्रोविलाई जो है जीआईटी पे प्रेजेंट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन पे वो सरफेस पे जो अब्जॉर्प्शन है ना वो इंक्रीज करते हैं माइक्रोविलाई,
ठीक है। और जो स्टीरोसिलिया है वो इनर ईएम में होंगे, डक्टस डेफरन में होंगे, और कहाँ पे होंगे, एपिडिडमस में होंगे स्टीरोसिलिया। ठीक है, ये एग्जैक्टली इनका स्ट्रक्चर इंटरनली ऐसे ही होगा जैसे माइक्रोविलाई का था। सिलिया का स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है। सिलिया में क्या होगा, सिलिया जो है हमने कहा था रेस्पिरेटरी ट्रैक में होंगे, डेंटल ट्रैक में हमने कहा डक्टस डेफरंस में होंगे, एपिडिडमस में होंगे। सिलिया का काम क्या होता है कि सिलिया के अंदर माइक्रो क्या होंगी, इसके अंदर सिलिया के अंदर उसमें तो फिलामेंट्स थी ना, हमने कहा माइक्रोविलाई के अंदर फिलामेंट्स थी, इसमें क्या होगा, ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी इसमें। ठीक है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी। अब आपको याद रखना है कि सिलिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी जो है ना वो प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ये इनका स्ट्रक्चर है। 9:2 वाला स्ट्रक्चर होता है, बाहर 9 के पेयर होते हैं और सेंटर में जो एक सिंगल पेयर है। ठीक है, इसमें नेक्सन प्रोटीन्स हैं, इसमें देखें यहाँ पर ये सारा जो है ना एक आपको दिखाया हुआ है, ये वाला हम कहते हैं जो हमारे पास रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, हम 100 से 200 सिलिया उसके ऊपर होता है एक कलमनर सेल के ऊपर। ठीक है, तो जब कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है तो इसमें से क्या चीज डेफिशिएंट होती है, सीलिया। सिलिया तो होती है मगर उसमें कोई प्रोटीन डेफिशिएंट होती है जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही हो। म्यूसिन, ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूलिन, म्यूसिन, नहीं नहीं नहीं, काइनिन, म्यूसिन में नहीं एक्टिन माइसिन तो वो इसमें नहीं होती ना, एक्टिन माइसिन का तो रोल इसमें रोल नहीं है ना। सिलिया जो है ट्यूब्यूलिन, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कोर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स में, अरेंज इन 9:2 में। ठीक है, ये भी बेस पे जाके अटैच होते हैं जी। ठीक है, और जब ये जाके जहां पे अटैच होंगे ना सिलिया, वहां पे इसको हम क्या कहते हैं, नहीं देखिए ये देखें, ये इसकी अरेंजमेंट है, इसको मैक्सोनियम कहते हैं, और जहां पे ये अटैच होते हैं इसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। ये 9:2 का रेशो होता है। अगर ये सिलिया ये इसमें कोई डेफिशिएंसी होगी एंजाइम्स में, इनबॉर्न डेफिशिएंसीज होती हैं, तो दैट लीड्स टू इमोर्टल। ठीक है, तो उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी होगा। ठीक है, और अगर मेल है तो मेल के अंदर जो है ना इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और 9:2 रेशियो है। ये भी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि सिलिया में क्या होते हैं और सिलिया में कैसे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। सिलिया में याद रखें कि जो एक्सोनीम है उसमें 9:2 है। ठीक है, जो बेसल बॉडी है उसमें भी 9 है, बाहर यहाँ पर 3 हो जाते हैं, बाहर में जो है ना उनका चेंज हो जाता है एज कंपेयर टू दी आउटर जो शेल बन रहा था माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो था वो हमने पढ़ा कि जी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम 2 तरह का है। ये समझ आ गया आपको सिलिया का और इन सब का? Yes, ma'am. मैम एक क्वेश्चन है मैम, यूट्राइन ट्यूब और ओवी डक्ट सेम बात है? सेम है, इसको हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, ओवी डक्ट भी कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसके 3-4 नाम। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके ठीक है, अब ये समझ आ गया। हमें मोस्टली हमने ना एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 1 के हिसाब से देखना था, तो हमें जनरल एक कॉन्सेप्ट हो गया क्या सिलिया क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया। फिर माइक्रोविलाई क्या है, उसके अंदर इंटरनली क्या है, और उसमें और वो कहाँ का लोकेटेड है। अगर कोई क्वेश्चन आता है माइक्रोविलाई किडनी ट्यूब्यूल्स में भी होंगे और जेटी में भी होंगे। जेटी में स्टमक में नहीं होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे सिर्फ। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं होंगे। माइक्रोविलाई सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, एब्जॉर्प्शन वहीं हो रही होती है ना। एपिथेलियम सारा सिंपल कलमनर है, स्टमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी। ठीक है,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंस क्या क्या होता है कि जो विलाई होते हैं ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते। क्या चीजें सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में? Microvilli. Microvilli. देख लिए दूसरे विलाई, ठीक है। और थर्ड चीज क्या होती है? प्लाइका सर्कुलरिस। याद है आपको प्लाइका सर्कुलरिस? ठीक है, प्लाइका सर्कुलरिस, विलाई एंड माइक्रोविलाई, ये तीनों फीचर्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। और विलाई जो है ना वो लीफ लाइक होंगे ड्यूडेनम में, जैसे हम जाएंगे आइलियम में तो वो फिंगर लाइक हो जाते हैं, ठीक है। और सारे जेटी में अगर आप याद देखें स्टमक में मोस्टली सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी ग्लैंड्स होंगे ना, आपने याद रखना है वो हमेशा मिकोजल ग्लैंड्स होंगे। कभी कभी में एमसीक्यूज आते हैं कि सब मिकोजल ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। आपको लाइनिंग रिकॉल कर सकते हैं इस वक्त? ये जीआईटी की लाइनिंग क्या होगी? Ma'am, simple squamous. नहीं सर, अभी तो मैंने आपको बताया था सिंपल कलमनर है जीआईटी में। स्क्वैमस कहाँ पे होगा? जहाँ पे सिर्फ गैस एक्सचेंज होगी, फ्लूइड एक्सचेंज होगा। देखिए हम लोग जब भी लेयर्स की बात करते हैं, सपोजिंग हम जीआईटी की लेयर्स की बात कर रहे हैं, इनरमोस्ट लेयर इज मिकोजा, ऐसा ही है ना? Yes, ma'am. जी मैम। फिर सब मिकोजा, ठीक है। फिर मस्कुलर लेयर होती है, और फिर आउटरमोस्ट क्या होती है? सिरोजा होगी या एडवेंटिशिया होगी? Rosa. सिरोजा या एडवेंटिशिया। अगर तो उसको पेरिटोनियम कवर कर रही है तो सिरोजा है, अगर पेरिटोनियम कवर नहीं कर रही तो एडवेंटिशिया, ठीक है। तो जो म्यूकोजा होता है इसका म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसके पार्ट्स में एक एपिथेलियम आता है रेस्टिंग ऑन द बेसिक मेम्ब्रेन, और एक लैमिना प्रोप्रिया आता है, ठीक है। तो लैमिना प्रोप्रिया के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम म्यूकोजल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं सर्टिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की हमने क्या क्या लोकेशन बताई थी कि एपिडर्मिस में स्किन का एपिडर्मिस पार्ट है, ठीक है। जो सर्टिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम स्किन के एपिडर्मिस में होगा वो केराटिनाइज्ड होगा, ठीक है। जो वेट कैविटीज में आएगा ना, ओरल कैविटीज में, जिस तरह से हम ओरल कैविटी हम कह सकते हैं, नोज की कैविटी है, वजाइना, एनल कैनाल, तो यहाँ पे सर्टिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड होगा, टॉप मोस्ट लेयर जो कि केराटिन नहीं होगी इसमें। सर्टिफाइड कोबाइडल की कहाँ पे होती है? लार्ज डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में, एनोरेक्टल जंक्शन भी इसका एग्जांपल है। उनके जो जहाँ पे रेक्टम एंड होता है और एनल कैनाल स्टार्ट होता है वहां पे एपिथेलियम चेंज हो जाता है, सिंपल क्लमर से सर्टिफाइड स्क्वैमस हो जाता है। मगर एक पोर्शन में आता है जहाँ पे हम कहते हैं एनोरेक्टल जंक्शन है, जहाँ पे ये सर्टिफाइड कोबाइडल एपिथेलियम, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, एब्रप्ट चेंज नहीं होता, मतलब एकदम से नहीं चेंज होता। इसमें एक ट्रांजिशनल टाइम जगह आती है। ग्रोइंग फॉलिकल्स ओवरी के भी सर्टिफाइड कोबाइडल होते हैं। ये मैं आपको ना लोकेशंस याद रखनी है। सर्टिफाइड कोलमनर होगा तो फिर लार्ज डक्ट्स आ जाएंगी वो भी वहां पे, ठीक है। अब ट्रांजिशन एपिथेलियम को क्या हमारा जो है ना इसके पेरेंट्स अगर हमारे पास हो तो वो ट्रांजिशन एपिथेलियम जो है वो स्टार्ट होता है ड्यूरल कैलिसिस से, यूरेटर्स में, ब्लैडर में, और पार्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा, ठीक है। यहां से हम आगे चलें। Yes, ma'am. हाँ जी, जरा डेफिनेटली हम बहुत सी चीजें हैं मगर हम सारी चीजें कवर नहीं कर सकते। हमें एपिथेलियम का थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे लाइन करता है, एक्सटर्नली इंटरनली लाइन करता है, ये वेस्कुलर होता है। उसके अलावा एपिथेलियम की जो है ना वो क्लासिफिकेशन सिंपल में और स्ट्रेटिफाइड में है। सिंपल स्क्वैमस भी होगा, सिंपल कोबाइडल भी होगा, सिंपल कोलमनर भी होगा। मैं एग्जांपल्स याद रखने हैं कि सिंपल स्क्वैमस जो है वो बड़ा एंडोथेलियम में है, मेसोथेलियम में है, लंग एल्वोलाई के अंदर है, बोमस कैप्सूल में है, सिंपल कोबाइडल डक्ट्स में है, सिंपल कोलमनर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में है, गॉल ब्लैडर में है, ठीक है। और सिंपल कोलमनर एपिथेलियम यूट्रस में भी होता है।
ठीक है। और उसके अलावा जो सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज स्किन में है, सर्टिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज होता है वो कहाँ पे होगा, वेट कैविटीज में होगा, ओरल कैविटी में, नेजल कैविटी में, स्टार्ट में, इसी तरह से इसोफेगस में, ठीक है, और एनल कैनाल में, लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल में, और वेजाइना में। इट्स ऑल फाइंड बाय द सर्टिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम। अब जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड एपिथेलियम जब एग्रीगेशन की होती है तो डेफिनेट स्ट्रक्चर एक बनता है, तो उसको हम ग्लैंड कहना शुरू कर देते हैं। थोड़ा से एपिथेलियल सेल्स एग्रीगेट कर गए, ठीक है, और उनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बनने से मतलब है कि कोई कैप्सूल ने सराउंड कर लिया, कोई इनकी शेप बन गई, ठीक है, कोई एपिथेलियोइड शेप है या राउंडेड शेप है, तो हम कहते हैं जी ये ग्लैंड है, ठीक है। तो ग्लैंड कैन बी एक्सोक्राइन एंड ग्लैंड कैन बी, they can be exocrine endocrine। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में क्या फर्क होगा? डक्ट्स का फर्क होगा। जब ग्लैंड के अंदर डक्ट होगी तो उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, ठीक है, और जब डक्ट लेस होगा तो फिर हम उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सारी स्ट्रेशंस डक्ट्स में डालते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ डालेंगे? Direct into the blood. ब्लड। Ma'am, can you please repeat the slide? ये वाली? Yes, ma'am. Thank you. जी मैम हो गई। वही जो मैंने आपको जुबानी में बताया ना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होंगे वो हाईली वेस्कुलर होते हैं। जहां जहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड होगा वो हाईली वेस्कुलर होगा। थायराइड ग्लैंड तो पता है कितना आपको कितना वेस्कुलर है। वेस्कुलर इसलिए होता है कि जब भी इसके सेल्स कोई चीज पोर करते हैं, जो हम हार्मोन कहते हैं, तो इट हैज टू बी पोर्ड इनटू द ब्लड वेसल। तो इनके पास जितनी कैपिलरीज पड़ी होंगी वो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होंगी, ठीक है, डक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सरफेस एपिथेलियम है, ये अंडरलाइन टिश्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, ये डिप डाउन करता है, इस तरह से ये डेवलपमेंट में ऐसे हो रहा होता है। डिप डाउन किया, अगर इसके अंदर एक चैनल सा बन गया, जो डक्ट बन गई, तो उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। इसका जो लोअर पोर्शन होगा ये स्क्रीटरी पोर्शन हो जाएगा, जो अपर पोर्शन था ये डक्ट बन जाएगा, ये स्क्रीट करेगा और स्क्रीशन डक्ट से जो है ना पोर होगी सरफेस पे, ठीक है। अगर तो ये कनेक्शन खत्म हो गया, ये वाला कनेक्शन, ये वाला देखें, तो ये इसके सेल जो नीचे वाले थे स्क्रीटरी पोर्शन ये अलग हो गए, इनके साथ बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ गई, तो उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहना शुरू कर देते। दोनों ही एपिथेलियम से ही डेराइव हुए हैं, ठीक, ठीक है। Yes, ma'am. अब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड, अब हम एंडोक्राइन को भूल जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ आते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जैसा हमने एपिथेलियम को क्लासिफाई किया था, और इसी तरह से हम ग्लैंड को भी क्लासिफाई करेंगे। तो हम ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं? बहुत सिंपल सा एक मेथड है, उससे हम क्लासिफाई करते हैं उसको। देखिए अभी हमने यहाँ पे एक डक्ट देखी थी ना, ये वाली डक्ट थी। अगर ये डक्ट सीधी है ना, ये डिवाइड नहीं किया है, तो उसको हम सिंपल ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। अब ये डक्ट बनने से साथ अगर डिवाइड कर जाती है तो उसको हम कंपाउंड ग्लैंड कहेंगे। बस हमें इतना याद रखना है कि इसकी दोनों की डिफरेंस ये होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में अगर डक्ट डिवाइड नहीं करती है तो उसको हम सिंपल ग्लैंड कहेंगे, अगर वो डिवाइड कर जाती है तो उसको हम कंपाउंड ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। हमें इतना आगे से याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें देखना है कि क्लासिफाई कैसे करेंगे आप इसको। अब सिंपल में डक्ट ने ब्रांच नहीं किया, कंपाउंड में डक्ट ने ब्रांच कर दिया, ठीक है। ये हम इसको क्लासिफाई करते हैं डक्ट सिस्टम पे। अभी आपसे कोई पूछेगा तो नहीं ना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसमें जो है ना, हम आगे जाते हैं कि ये किस तरह के टाइप के होंगे। ये सिंपल दिखाए हुए हैं, ठीक है, डक्ट सबकी डिवाइड नहीं कर रही है, मगर जो इसका स्वीटरी पोर्शन है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इसका नाम वो सिंपल ट्यूबुलर कह रहा है, इसको सिंपल कॉइल ट्यूबुलर कह रहा है, इसको ब्रांच ट्यूबुलर कह रहा है, मगर है ये सिंपल बिकॉज डक्ट डिवाइड नहीं की हुई, ठीक है। और ये सिंपल सेकुलर है, सिंपल ब्रांच है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है,
हम सिर्फ इसके ना देख लेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ लोकेटेड है। जो सिंपल ट्यूबुलर होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स हैं, इनको हम क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकैन भी कहते हैं, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं सारे के सारे कोलोन वगैरह के, ये स्ट्रेट ट्यूबुलर होते हैं। तो कभी एमसीक्यूज आता है तो हमें पता होना चाहिए साइट क्या है इसका। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्किन में पड़े हुए स्वेट ग्लैंड्स, ये एक्राइन ग्लैंड्स इनको हम कहते हैं। ये सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है। सिंपल है क्योंकि डक्ट डिवाइड नहीं की, और कॉइल्ड है, ठीक है, और है ये ट्यूबुलर। तो ये जो है ना स्वेट ग्लैंड जो एक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, सिंपल ग्लैंड जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको हम जो है वो सिंपल कॉइल ग्लैंड्स कहेंगे। स्टमक में कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में होंगे, जिनको हम सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स कहते हैं ये सिंपल मगर आगे से ब्रांच किए हुए, ठीक है। ये मैं आपको याद रखने हैं कि सिंपल ट्यूबुलर कहाँ पर है। ये स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ओरल कैविटी प्रोडक्ट ग्लैंड वगैरह जो होते हैं ये सारे सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं। सिंपल स्ट्रेट एल्वुलर ग्लैंड्स कौन से हैं? ये बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड, स्मॉल सेबेशियस ग्लैंड्स में होते हैं, और बेसिकली ये पेरीयूरेथ्रल ग्लैंड्स का बेस्ट एग्जांपल है यूरेथ्रा में जो होते हैं। कार्डिक में जो सिंपल ब्रांच एल्वुलर ग्लैंड्स हैं, मेबोनियन ग्लैंड्स होते हैं, वो आई में सेबेशियस ग्लैंड्स, लार्ज सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ये वाले जो देखें दैट इज सिंपल ब्रांच एल्वुलर ग्लैंड्स। ये आपने मेमोराइज करने हैं। अब कंपाउंड ग्लैंड्स में देखें कि ड्यूडेनम जो है उसके अंदर जो एक सब म्यूकोजल ग्लैंड होता है उसको हम ब्रूनस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इट्स आल्सो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है, वो ट्यूबुलर मगर कंपाउंड इसलिए होगी कि उसकी डक्ट डिवाइड कर दी ना, तो इसलिए हम उसे कहते हैं। किडनी में भी होते हैं एग्जांपल, टेस्टिस में है। मेमोरी ग्लैंड जो है कंपाउंड एल्वुलर ग्लैंड का, आप याद रखिए मेमोरी ग्लैंड आता है। अच्छा, अब नंबर ऑफ सेल्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। मल्टीसेलुलर तो भी अपने सारे देखे हैं ग्लैंड्स, बहुत से सेल्स इकट्ठे हैं, उनका फंक्शन एज अ ग्लैंड है। मगर अगर एक टिपिकल एक वन सिंगल सेल जो है ना, जिसमें हम कहते हैं ये जो गॉबलेट सेल है, इसको हम यूनिसेलुलर ग्लैंड कहेंगे। अगर शीट ऑफ सेल्स होंगी, जब पीछे देख चुके हैं सारे ग्लैंड्स में, दैट इज दी मल्टीसेलुलर, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यूनिसेलुलर में एग्जांपल याद रखें गॉबलेट सेल की। अब ये इस पे ज्यादा क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन जो होते हैं, किसी को कोई रिकॉल कर सकता है क्या है मीरोक्राइन कौन से होते हैं? और बताइए। देखो नाम से सोचो ना, मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। एपोक्राइन में क्या होगा? एपिकल पोर्शन ऑफ सेल है, वो भी साथ चला जाएगा स्ट्रेशन में, ठीक है। मीरोक्राइन में नॉर्मली स्ट्रेशन जो है पोर आउट हो जाएगी, बस सेल को कुछ नहीं होगा। होलोक्राइन में पूरा ही सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। अब एग्जांपल बताओ क्या क्या हो सकते हैं, रिकॉल करें। Ma'am, मीरोक्राइन में salivary glands. हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। Ma'am, apo में mammary glands. Mammary sweat gland। gland. और और होलोक्राइन ma'am, sebaceous glands. जी ग्लैंड्स, ठीक है। इस तरह से है। देखिए मीरोक्राइन में सिर्फ सारा सेल इंटैक्ट रहेगा, स्ट्रेशंस पोर हो जाती हैं,
ठीक है ना। और ये पिंच ऑफ सेल्स चले जाएंगे एपोक्राइन में, मेमोरी ग्लैंड आ गया, होलोक्राइन में जो है ना सेबेशियस ग्लैंड्स है। ये साथ ही सेल भी डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, इसकी स्विचिंग जब रिलीज होती है खुद ये भी डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये पेंक्रियाटिक होगी, इसको मेरे पेंक्रियाटिक एसिना सेल भी एग्जांपल में आ जाएगा न्यूरोक्राइन में। ठीक है, एपोक्राइन में क्या होता है, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एपिकल पोर्शन भी साथ ही चला गया इसके सेल मेम्ब्रेन के साथ ही। सेबेशियस ग्लैंड में क्या होता है, जब सिक्रीशन रिलीज हुई तो वो सेल भी पूरा डिसइंटीग्रेट कर गया, इसको हम होलोक्राइन कहते हैं। साइटोजेनिक सेल्स जो है वो ये ओवरी और टेस्टिस आ जाते हैं। म्यूकस सीरस भी होती है सिक्रीशन और मिक्स्ड भी होती है। ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन और सीरस सिक्रीशन को हम रफली याद रखते हैं कि म्यूकस जो है बहुत थिक होती है, सीरस जो है बहुत वाटरी होती है। म्यूकस सीरस जो होती है बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड से एक्सक्रीट हो रही होती है, और जो प्योरली सीरस है प्रोटेड ग्लैंड है, सबमैंडिबल ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं मिक्स ग्लैंड्स होते हैं। पेंक्रियाज में जो एस्ना सेल्स हैं वो सीरस होते हैं। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इनके सिक्रीशंस में क्या फर्क है। ठीक है, बहुत म्यूकस बहुत लाइटली स्टेन होंगे, सीरस जो होते हैं बहुत डार्कली स्टेन होते हैं। ठीक है, this is the difference between the serous and the mucus. This one is the serous acini and this one is the mucus acini. ये डिटेल में आपसे पूछता नहीं है, कोई एमसीक्यूज नहीं आते। हाँ ये पता है कि दोनों के न्यूक्लियस में देखें कितना फर्क है, एक का राउंडेड है एक का फ्लैटेंड है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी है। एक की जो ल्यूमन है वो बहुत नैरो होती है, एक की ल्यूमन जो है बहुत प्रोमिनेंट है, इसकी सेल बाउंड्रीज बहुत प्रोमिनेंट होती है, इसकी सेल बाउंड्रीज इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। ठीक है, इस मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कंट्रैक्ट करके इसकी सिक्रीशन को पोर आउट करते हैं। जब सेल इस तरह से कैपिंग कर देता है सीरस म्यूकस को, उसको हम सीरस डेमिन्यून कहते हैं। जो मिक्स ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, इनमें ये सीरस डेमिन्यून बन रहे होते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स? अभी जो एपिथेलियम कवर किया हमने, ग्लैंड्स कवर किए और थोड़ा सा बेसिक टिश्यूज को कवर किया। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है आपके पास है, कोई सवाल तो पूछ लीजिए। मैम स्टार्टिंग लेक्चर में जो व्हाइट और ब्राउन फैट बताया था वो रिपीट करते हैं। ब्राउन फैट और व्हाइट फैट में ये फर्क होता है कि ब्राउन फैट जो मैंने बताया कि हाइबरनेटिंग एनिमल्स में होगी, और व्हाइट फैट जो होती है वो ह्यूमन बींग्स में। आपको पता है कि हमारे ऑर्बिट को कवर कर रही है और किडनी को सपोर्ट कर रही है, सपोर्टिंग टिश्यू बना रही होती है ना हर जगह पे। और सारी बॉडी की फैट, अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार भी होता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी होती है, ये वो जो फैट जो सपोर्टिंग टिश्यूज में आती है, जो फैट बनाती है, ये सबसे लास्ट में लॉस होती है। ठीक है ना, तो ये जो व्हाइट फैट है इसको हम ब्राउन फैट से डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं ना इसको हम। तो व्हाइट जो है वो यूनिलोकुलर होती है और जो ब्राउन होती है वो मल्टीलोकुलर होती है, और उसमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, हाईली वेस्कुलर होती है ब्राउन जो है। तो ये जो है ना इसमें लेस वेस्कुलर होती है और इट इज यूनिलोकुलर, यानी कि एक एक सेल होता है उसमें जो है ना मल्टीपल सेल्स इकट्ठे होते हैं, उसको हम मल्टीलोकुलर कहते हैं। ब्राउन फैट जी। मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैम ये बता दीजिए, आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में कुछ जिक्र किया था, वो समझ में नहीं आया मैम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तो जो है ना, जब आप करेंगे ना वो तो आरडीएस एक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। उसकी मल्टीपल प्रेजेंटेशन है। एक तो वही है कि जो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है उसमें भी सर्फेक्टेंट सेल जो हमने बोले थे, टाइप 2 सेल्स जो थे एल्वेलाई में थे, और कुछ पीछे भी होते हैं सेल्स इनिशियल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वो फंक्शन स्टार्ट ही नहीं करते हैं, सर्फेक्टेंट रिलीज नहीं कर रहे होते, तो फिर जो है ना वो सरफेस टेंशन जो होती है वो रिड्यूस नहीं होती उस बेबी के अंदर। अगर उसको पहले से कोई सपोर्ट ना दिया हो तो इंजेक्शंस भी आगे में है वो मदर को लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये कंडीशन डेवलप नहीं होती। दूसरा डायनेन आर्म्स जो होती है ना वो डेफिशिएंट होती हैं,
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से कुछ ऐसी डिजीजेस ऐसी होती हैं दैट लीड्स टू इमोटाइल सिलिया, दैट लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और ये सिलिया हमने कहा कि मेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी होते हैं, तो डेफिनेटली वो जब स्पर्म को मूव ही नहीं करेंगे, स्पर्म मूव नहीं होगा, तो दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। वो कुछ अपोषण पढ़ेंगे जनरल एम्ब्रोलॉजी के साथ, ठीक है। Yes, ma'am. थोड़ा सा इसमें जो हेडिंग्स में था, एक पेरिफेरल नर्व के बारे में दिया हुआ था। तो नर्व का तो हमने पहले शुरू में बताया कि वो एक्सॉन्स हैं, बेसिकली सारे जितने भी न्यूरॉन सेल्स के हैं एक्सॉन्स दैट नोन एज द नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है ना वो हमारी नर्व्स आती हैं और या गैंग्लियाज आते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको हमने मोटर न्यूरॉन सेल बॉडीज बताई थी, सेंसरी बताई थी, ठीक है। अब जो मैंने आपको सूडो यूनिपोलर बताया था वो ऐसा होता है, ये इसकी सेल बॉडी है, इससे एक सेल प्रोसेस निकला और ये एक सेंट्रल प्रोसेस बन गया और एक इसका पेरिफेरल प्रोसेस बन गया। पेरिफेरल प्रोसेस इसलिए हम इसको एक्सॉन नहीं कहते, इसको हम डेंड्राइट नहीं कहते, बिकॉज ये मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर हम इसको पेरिफेरल और सेंट्रल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि एरो कैसे बनी हुई है, सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को पीछे से दिखाया हुआ है ऐसे करके ना, ठीक है। अब ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, इसमें जो है ना एरो इस तरह बनी हुई है, ये सोमैटिक मोटर और ऑटोनॉमिक दोनों ही मोटर होते हैं, ठीक है। सोमैटिक मोटर जो है वो स्केलेटल मसल्स की जितनी इनोवेशन है, और यहाँ पे जो ऑटोनॉमिक है वो स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल और ग्लैंड्स को करेगी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि ये सेंट्रल कैनाल है, जो मैंने आपसे कहा था एपिथेलियम इसकी बेसमेंट नहीं होती, वो जो एपिथेलियम सेंट्रल कैनाल को लाइन कर रही होती है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में ये जो आगे जितना जा रहा है दिस इज ऑल इंटीरियर हॉर्न, और जो पीछे होता है दिस इज ऑल पोस्टीरियर हॉर्न, दिस वन इज पोस्टीरियर हॉर्न, दिस वन इज पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है, एंड दिस वन इज इंटीरियर हॉर्न। अगर सिंपैथेटिक आउटफ्लो होगा तो वो यहाँ पे एक लैटरल हॉर्न भी बना हुआ होगा, ठीक है। पैरास्थेटिक होगा तो वहां पे भी लैटरल हॉर्न बना होगा स्पाइनल कॉर्ड में। वहां हमने कहा था थ्रेकोल नंबर जो होगा, जितने थ्रेसिक हैं स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट और अपर टू नंबर में लैटरल हॉर्न भी होता है, ठीक है। तो जो सिंपैथेटिक हॉर्न होता है वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है, मगर जो पैरास्थेटिक होता है वो इतना वेल प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में कुछ पूछना तो नहीं है? यस मैम। मैम ये आपने कहा एपिथेलियम लाइंड सेंट्रल कैनाल हैव नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उसके सेल्स को सपोर्ट कौन देगा? जो कैनाल की लाइनिंग होती है, कैनाल की लाइनिंग जो होती है ना वो सपोर्ट कर रही होती है, जो सेंट्रल कैनाल की लाइनिंग होती है वो सपोर्ट कर रही होती है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। अब ये पेरिफेरल नर्व हो गई, पेरिफेरल नर्व में जो भी नर्व होगी, नर्व फाइबर्स और शॉन सेल्स हैं। नर्व फाइबर्स आती हैं, जो नर्व फाइबर है, और शॉन सेल्स हैं। शॉन सेल्स हमने कहा था कि अच्छा शॉन सेल्स हमने पता है कि जब शॉन सेल्स अगर बहुत ज्यादा पूरा एनवेलप कर लेते हैं, कंसेंट्रिक लेमेलास बना लेते हैं, फिर तो वो माइलिनेशन बना देते हैं। तो अगर वो माइलिनेशन नहीं दे रही तब भी वो ट्रफ्स बना देते हैं, उसके अंदर जो है ना वो नर्व पड़ी होती है, तब भी उसको सराउंड कर रहे होते हैं, मगर वो कंसेंट्रिक लेमेलास नहीं बनाते, ठीक है। अनियन शेप लेमेलास जो बनते हैं ना उसके, ये वो सॉर्ट ऑफ वो बनते हैं जब उसकी माइलिनेशन वो कर रहे हो। और वैसे अगर माइलिनेशन ना कर रहे हो तो एक सॉर्ट ऑफ वो एक ट्रफ से बनाते हैं, उस ट्रफ के अंदर जो है वो नर्व पड़ी होती है, ठीक है। तो वो शॉन सेल्स आर ऑलवेज विद द नर्व्स, ठीक है, चाहे वो माइलिनेशन कर रहे हो या माइलिनेशन ना कर रहे हो, ठीक है। तो इस सबसे पहले जो आएगी दैट इज द एंडोन्यूरियम, इंडिविजुअल नर्व फाइबर्स को जो है ना मिड ऑफ द कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल नर्व फाइबर को स्टैंड करती है, दैट इज द एंडोन्यूरियम। जो नर्व फेसिकल को सराउंड करती है दैट इज द पेरिन्यूरियम, ठीक है। इसे भी कोलेजन फाइबर्स होंगे मगर यहाँ फाइब्रोब्लास्ट नहीं होते। और सबसे बाहर जो है दैट इज द एपिन्यूरियम, इट इज आउटरमोस्ट लेयर। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, इसमें लिम्फेटिक्स भी होंगी
और ये जो है ना बेसिकली सबसे बाहर वाली लेयर होगी इसकी, ये डेंस लेयर होगी, ठीक है। यानी कि ये बहुत सारे इसमें वेसिकल्स पड़े हुए हैं नर्व के, उसके अंदर नर्व फाइबर्स हैं। नर्व फाइबर के ऊपर पहले तो शॉर्न सेल होगा, उसके बाद एंडोन्यूरियम होगा, इस पूरे फेसिकल को जो है वो पेरिन्यूरियम सराउंड करेगा, और सारी नर्व को पूरी को जो है ना वो एपिन्यूरियम सराउंड करेगा। फिर एएनएस जो है इसी क्लासिफिकेशन में हमने बता दिया कि सिंपैथेटिक डिवीजन है, पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। ये जो आप कॉन्सेप्ट पहले पूछ रहे थे, ये इंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ठीक है। ये डोर्सल रूट गैंग्लियन है जो सेंसरी नर्व के रास्ते में पड़ा हुआ है। अब ये इंटीरियर इसका वो है रूट, इसको हम पोस्टीरियर रूट कहते हैं, ठीक है। इंटीरियर रूट पोस्टीरियर रूट ज्वाइन करके ये टिपिकल स्पाइनल नर्व बनती है, फिर दोबारा ये बाइफिकेट कर जाती है, बाइफिकेट इसके रेमाए बन जाते हैं, इंटीरियर रेमाए एंड दी पोस्टीरियर रेमाए। पोस्टीरियर रेमाए जो होते हैं वो सारे पीछे बैक को सप्लाई करते हैं, और इंटीरियर रेमाए क्या बनाते हैं, प्लेक्सिस, सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस, सैक्रोलंबर प्लेक्सिस, ठीक है। गैंग्लियास क्या थे, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज आउटसाइड द नर्वस सिस्टम, ठीक है, सर्व एज रिले स्टेशन टू ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस। क्रेनियल नर्व्स के क्रेनियल गैंग्लिया होते हैं, और फिर स्पाइनल गैंग्लिया जो होते हैं डोर्सल रूट के साथ होते हैं। ठीक है, जो सिंपैथेटिक न्यूक्लिया होते हैं थोरेसिक और लंबर सेगमेंट्स में हैं, और यहाँ से जो एक्सॉन निकलते हैं इनको प्री गैंग्लियोनिक कहते हैं। फिर जब गैंग्लियन में वो जाके सिनैप्स करते हैं, वहां से जो एक्सॉन निकलेंगे दे आर नोन एज द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और पैरासिम्पैथिक का भी ऐसे, जी जी, ये वाली, Yes, ma'am. Thank you. हाँ जी। देखिए ना, यहाँ से मैं आपको ये तस्वीर से दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ से जब ये जो फाइबर्स होते हैं, ये वाले फाइबर्स, ये तो सीधे यहीं से आ रहे हैं ना, ये लेटरल हॉर्न से आ रहे हैं, ठीक है। लेटरल हॉर्न से जो आएंगे एक्सॉन्स, ये इतना पोर्शन का इसको हम कहेंगे प्री गैंग्लियन है, गैंग्लियन में पहुंचे नहीं अब तक, ठीक है। गैंग्लियन में पहुंच के यहाँ पे क्या था, न्यूरॉन सेल बॉडीज पड़ी थी, उनके डेंड्राइट्स भी होंगे, ठीक है। तो उनसे साइनैप्स कर लिया, अब साइनैप्स कर लिया अगर, तो फिर जब फाइबर्स राइज करते हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। अगर वो उसके अंदर साइनैप्स किए बगैर गुजर गए हैं तो वो फिर हमारी क्या होती हैं, स्प्लैटनिंग नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये भी एक डिफरेंट पूरा एक टॉपिक बन जाता है, फिर इसको हम कैसे कवर करेंगे। इतना समझ आया आपको कि Yes, ma'am. ये हमने कहा कि लेटरल हॉर्न ही बनेगा ना, सिंपैथेटिक आउटफ्लो की हम बात कर रहे हैं। अगर पैरासिम्पैथिक होगा तो वो भी ऐसे होगा, उसका गैंग्लिया जो होता है। अब इसमें दोनों में फर्क क्या होगा, सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथिक में, कि सिंपैथेटिक का जो प्री गैंग्लियोनिक होता है वो छोटा होता है, पैरासिम्पैथिक का प्री गैंग्लियोनिक बहुत लंबा होता है, क्योंकि उसका गैंग्लिया कहाँ पड़ा होता है, मोस्टली कहाँ पड़ा होता है, विसरल वॉल में, इफेक्टर सेल के पास। हाँ विसरा की वॉल में पड़ा होता है, स्टमक में पड़ा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा होगा, इतना लंबा प्री गैंग्लियोनिक होगा, वहां जाके सिनैप्स करेगा, बहुत छोटा सा पोस्ट गैंग्लियोनिक होगा, ठीक है। मगर जो सिंपैथेटिक का है बहुत छोटा सा प्री गैंग्लियोनिक है और मोस्टली माइग्रेटेड होता है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है बहुत लंबा होगा जहाँ पे, और इसकी एक्सटेंसिव सप्लाई होती है, ये जो सिंपैथेटिक वाला है, ठीक है। इसकी नॉन एमिनेफ्रिन जो है ना वो, इसकी जो है ना वो केमिकल मेडिएटर होता है इसका, ठीक है। ये तो हमारा एक टॉपिक कवर हो गया। यहाँ तक कोई चीज पूछनी हो आपको? मैम आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है।
मैम ये आपने पैरासिम्पथेटिक का दोबारा बता दें, जो इसका फाइबर होता है वो, उसके बारे में आपने कुछ कहा था। देखिए हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को दोनों का डिफरेंस हमने देखा, क्या देखा हमने, ये कहा ना कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो कैसे होती है, तमाम थोरेसिक सेगमेंट से और अपर टू लंबर सेगमेंट से, उनके अंदर एक लैटरल हॉर्न भी होता है। इंटीरियर पोस्टीरियर हॉर्न तो हर जगह हर सेगमेंट में होगा, ठीक है ना। जो थोरेसिक और लंबर होंगे, सारे थोरेसिक और अपर टू लंबर में एक लैटरल हॉर्न भी होगा। तो लैटरल हॉर्न से मकसद क्या है, लैटरल हॉर्न में क्या पड़ा होता है, न्यूरॉन्स पड़े होते हैं ना, मल्टीपल न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। उनके जो एक्सॉन्स हैं तो वो जब बाहर निकलेंगे और पता है स्टेरिक चेन पूरी पड़ी हुई है साइडों पे, बिल्कुल वर्टिब्रा के साइड्स पे, तो वो स्टेरिक चेन की थ्रू आउट प्रेजेंट होती है ना। लैटरल हॉर्न जो होता है वो सिर्फ थोरैको लंबर में होगा। जो सेक्रल वाला होता है उसका जो हमने कहा जी क्रेनियम में होगा, क्रेनियम में होगा, ब्रेन स्पाइन जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जो 4-5 क्रेनियल नर्व्स हैं ब्रेन से निकल रही हैं, उनका जो न्यूक्लाई होते हैं वो ब्रेन स्टेम में होते हैं, ठीक है। तो जो सेक्रल आउटफ्लो होती है वो फ्रॉम द सेक्रम, सेक्रम में भी तो सेगमेंट पड़े हुए हैं, वहां पे भी लैटरल हॉर्न होता है। तो वहां पे जो लैटरल हॉर्न होगा वहां पे न्यूरॉन पड़ा होगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो उससे जो फाइबर्स एक्सॉन राइज करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो जो उनका जो गैंग्लिया होता है ना पैरासिम्पैथेटिक का, वो मोस्टली एक्सेप्ट क्रेनियल नर्व्स का, वो जहां पे ऑर्गन होता है वहां पड़ा होता है, ठीक है। समझ आ गई, स्टमक की वॉल में पड़ा होगा। अब ये बहुत लंबा होगा, ये वहां तक पहुंचेगा स्टमक वॉल में, उसके बाद वहां साइनैप्स करेगा और स्टमक वॉल से स्टमक के विसरा को उसे सप्लाई करना है, तो ये वाला पोर्शन बहुत छोटा होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक। मगर सिंपैथेटिक जो है जब वो यहाँ से निकल रहा है और निकलने के साइड पे, बिल्कुल साइड पे उसके गैंग्लिया पड़े हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस सिंपैथेटिक चेन, तो वो जाके आराम से साइनैप्स कर देगा, नॉर्मली 90% साइनैप्स करेगा, और वहां से जो एक्सॉन्स निकलेंगे इस वाले न्यूरॉन्स